दिल्ली में दंगे हुए, हनुमान जयंती पर हनुमान भक्तों के ऊपर घेर कर पथराव हुआ, तलवारों से हमले हुए, गोलियां चली। इसको लेकर पूरा विपक्ष लामबंद हुआ और विपक्ष मोदी जी पर सवाल उठा रहा है कि उनके शासन में ये क्या हो रहा है। इसको लेकर संजय राउत एक कदम और आगे गए और संजय राउत ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये सब जो हो रहा है, रामनवमी और हनुमान जयंती, ये तो पहले भी मनती थी, लेकिन पहले दंगे नहीं होते थे। क्या मतलब है इसका संजय राउत का? संजय राउत कहते हैं कि राजनीतिक लाभ के लिए माहौल खराब किया जा रहा है और ना सर्जिकल स्ट्राइक चलेगा और ना राम मंदिर चलेगा। जनता को भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे किए जा रहे हैं, ये एक षड्यंत्र किया जा रहा है। महाराष्ट्र में तो हमने होने नहीं दिया, महाराष्ट्र की पुलिस ना होने देगी। अब सवाल यह उठता है कि जहां एक तरफ अभी रामनवमी के दंगों की बात चल रही है, हनुमान जयंती के दंगों की बात चल रही है, उस पर संजय राउत इस सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल फिर से क्यों उठा रहे हैं? वो कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक नहीं चलेगा। संजय राउत ने कहा कि यह लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है। इसका मतलब यह हुआ कि संजय राउत एक सांसद हैं, जिम्मेदार पद पर हैं, और वो ये कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक अगर देश में किया देश के जवानों ने, तो वो जनता का ध्यान भटकाने के लिए किया। क्या सेना कोई कार्रवाई करती है तो वो देश की रक्षा के लिए करती है या जनता का ध्यान भटकाने के लिए? ये संजय राउत से सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए और इस चैनल के जरिए मैं पूछ रहा हूं कि जरा संजय राउत जी ये बताएं कि सर्जिकल स्ट्राइक किसने किया था? सर्जिकल स्ट्राइक बीजेपी वालों ने किया था, मोदी जी ने किया था, या देश के सैनिकों ने किया था? और कारण क्या था? क्या कारण नहीं पता संजय राउत जी आपको? क्योंकि उन्होंने हमारे सैनिकों पर हमला किया था और जो आतंकी कैंप सीमा के पार थे, उसके लिए सेना ने तय किया कि हम उनको सीमा के पार घर में घुसकर मारने में सक्षम हैं, हम मारेंगे। ये डिसीजन देश की सेना का था, लेकिन सहयोग इसमें मोदी जी का था। जनता का इसमें ध्यान कैसे भटकता है, जरा मुझे बताएं। यह बात अलग है कि सरकारें पहले भी रही हैं, सैनिकों पर हमले पहले भी हुए हैं, बम ब्लास्ट पहले बहुत ज्यादा हुए हैं, उसके बदले लेने की हिम्मत पहले की सरकारों ने अपनी जो कूटनीति, विदेश नीति और ताकत, हिम्मत जो चाहिए वो नहीं दिखाई। मोदी जी आए तो इन्होंने दिखाई और इन्होंने कहा ठीक है, सेना के साथ राजनीतिक जो शक्ति चाहिए वो पूरी तरह तैयार है, आप अपनी कार्रवाई करिए, सरकार पूरा सहयोग करेगी और मैं इसके लिए पूरा जिम्मेदार हूं। आज सर्जिकल स्ट्राइक पर फिर से संजय राउत ने बोलकर यह दिखा दिया कि वो केवल और केवल सत्ता की प्राप्ति के लिए वो एजेंडा चला रहे हैं जो कांग्रेस का एजेंडा है, जो इस देश विरोधी ताकतों का एजेंडा है, जो चीन का एजेंडा है। बात समझ में आती है कि यदि आप दंगों तक बात करें, लेकिन इस दंगे में भी संजय राउत ने जिस तरह से यह कहा है कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है, तो षड्यंत्र कर कौन रहा है? संजय राउत जी से पूछना चाहता हूं कि यह षड्यंत्र क्या हिंदू समाज कर रहा है? खुलकर बोलिए। यदि आप कहते हैं कि यह षड्यंत्र बीजेपी कर रही है, तो फिर मुझे यह बताइए कि दिल्ली के अंदर जो झांकी निकल रही थी, मात्र 50 से 60 लोग थे, उसके अंदर कौन लोग थे? क्या वो बीजेपी के लोग थे? क्या वो आरएसएस के लोग थे? मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहां कौन लोग थे? वहां संपूर्ण हिंदू समाज और उनकी अपनी मान्यता, सनातन संस्कृति। ये आरएसएस तो सन 1925 में आया है, बीजेपी उसके बाद में आया है, लेकिन हनुमान जयंती तो आदिकाल से मनती आई है भाई। संजय राउत जी, आप कह रहे हो पहले दंगे नहीं हुए, तो आपको याद नहीं है 1947? आपको याद नहीं है मोपला जो केरल का कांड है? क्या महाराष्ट्र में दंगे नहीं हुए? महाराष्ट्र में अभी भी हुए और अब के पहले भी हुए। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, मैंने तो उत्तर प्रदेश में मोदी योगी सरकार आने के पहले सैकड़ों दंगे, और जब मैं बचपन मेरा बीता है, मेरठ, अलीगढ़, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कहां नहीं हुए? और वो कभी ऐसा नहीं है कि रामनवमी और हनुमान जयंती पर हुए हैं। वो कभी हो जाए तो किसी से गाड़ी टच होने पर हो जाए, वो हो जाए तो पुलिस पकड़ने किसी अपराधी को गई तब हो जाए। बहुत सारे ऐसे मोहल्ले हैं जिसमें पुलिस घुस नहीं सकती, लेकिन अगर पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने गई तो उसको घेर के मारा जाता है। तो संजय राउत जी इस तरह का बयान दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं
कि यह षड्यंत्र किया गया, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए यह षड्यंत्र किया गया है। और अगर वो ये कह रहे हैं कि ये जो है मोदी जी इस पर मन की बात करें, तो आपको बता दूं, मोदी जी कहते नहीं हैं, मोदी जी करते हैं। और जब उन्होंने करने के लिए प्रयास किया, इस देश में इन दंगाइयों के ऊपर नकेल कसने के लिए कार्रवाई करने का काम किया, तब आप सारा विपक्ष एक होकर के बौखला रहा था। दिल्ली के दंगों की रिपोर्ट आई है, संजय राउत जी को वो रिपोर्ट देखनी चाहिए। अभी तक प्रथम दृष्टया जो दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट है, उसमें क्या कहा गया है कि ये जो दंगे हुए हैं, इसमें जो बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए हैं, रोहिंग्याज हैं, उसमें उनका हाथ सामने आया है, क्योंकि उनकी पर्टिकुलर एक बस्ती है जहांगीरपुरी के अंदर। तब मुझे ये बताइए संजय राउत जी कि ये जो बस्ती है, इस बस्ती, और बस्ती ही नहीं, पूरे देश में लगभग 4 करोड़ के करीब ये बांग्लादेशी घुसपैठी आ चुके हैं। इनको सबको निकालने के लिए अगर कानून लाया जा रहा था, तो तब इसका विरोध क्यों कर रही थी कांग्रेस? आज तो आप कांग्रेस के साथ हो, आप भी हमेशा इस तरह की भाषा बोलते हो। तो संजय राउत जी ने जिस तरह का बयान दिया है, इस बयान से एक तरफ ये जो 13 विपक्षी दल इकट्ठा हुए हैं, इन्होंने एक ही झटके में इस बयान से जो बीजेपी, आरएसएस और मोदी पर इन दंगों के लिए यह आरोप लगाया है कि यह षड्यंत्र किया जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि वो जो मस्जिदों में गुलेल इकट्ठी कर रहे थे, वो जो छतों पर पेट्रोल बम इकट्ठा कर रहे थे, वो जो हमने राजस्थान में देखा, जो मध्य प्रदेश में देखा, लोगों के घर जलाए जा रहे थे, क्या वो जानबूझ के कराया गया? षड्यंत्र हिंदुओं ने किया। तो संजय राउत जी जो हिंदूवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, शिवसेना हिंदूवादी पार्टी मानी जाती है, उसके प्रवक्ता हैं, और आज वो हिंदूवादी पार्टी अपना हिंदुत्व छोड़कर वो कांग्रेस का एजेंडा लागू करती है। और वही काम जो 70 साल कांग्रेस ने किया कि हिंदुओं को अपमानित करो, हिंदुओं को नीचा दिखाओ, हिंदुओं को ही दोषी बनाओ और उन पर बैन लगाओ। आज तक 70 साल में जब मोदी सरकार नहीं थी, किसी भी ऐसे संगठन पर बैन नहीं लगाया गया जिनके ऊपर दंगों में शामिल होने का आरोप था। यह बात अलग है कि हिंदू महासभा, आरएसएस, इसको जरूर घेरा गया। तो संजय राउत ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब उनको लगता है कि जो 3 दलों की सरकार उनकी चल रही है, उसमें कांग्रेस एक शामिल है, और अगर ऐसा बयान उन्होंने नहीं दिया तो मैडम नाराज हो जाएंगी। मैडम को खुश करने के लिए, या उनको ये लगने लगा है कि अब उनसे हिंदू वोट चिटकता जा रहा है, और इसलिए ऐसा बयान दें जिससे अब हिंदू की परवाह उनको नहीं है। उनको लगता है कि अब उनको उनके बारे में उनको खड़ा होना है। जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे हैं, जो पत्थर फेंकने वाले हैं हनुमान जयंती की यात्रा पर, उनको अब लगने लगा होगा शायद, तभी इस तरह का बयान दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं, महाराष्ट्र में जो चल रहा है, पोल दर पोल खुलती जा रही है। 100 करोड़ के घोटाले, उगाई, ड्रग, महाराष्ट्र में क्या नहीं खुल रहा, उस पर कार्रवाई चलती है तो ये कहते हैं केंद्र बदले की कार्रवाई कर रहा है। दंगा हो रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं, उसको लेकर ये मौन है, कुछ नहीं बोलेंगे, और उसका दोष भी हिंदुओं पर मढ़ेंगे। तो ये एक नई तरह की राजनीति है जिसमें आरएसएस, हिंदुत्व, इनको मुद्दा बनाइए। अभी राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले कहा ना कि मैं हिंदुत्व का विरोधी हूं, हिंदू का नहीं। तो वो क्या है? आप जो है इस तरह की बातें करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो अपनी पार्टी को आप जिन्ना वाली पार्टी बनाना चाहते हैं। ये शायद शिवसेना भी इसी तरफ चल पड़ी है। हालांकि उनको चुनौती देने के लिए अब महाराष्ट्र के अंदर पहले तो भारतीय जनता पार्टी ही थी, अब एमएनएस के राज ठाकरे खड़े हो गए हैं, और उन्होंने हनुमान जयंती पर जिस तरह से पाठ किया, उसमें उनके ऊपर एफआईआर कर दी गई है। और कहा यह गया है एफआईआर में कि उन्होंने एक तलवार खोल करके हवा में लहराई, इसलिए आर्म्स एक्ट के तहत उनके खिलाफ एफआईआर की गई है थाने में, और अब उनको जेल जाना पड़ेगा। तो बात यह है कि भैया तलवार लहराई है, मैं नहीं जानता वो कानून के दायरे में है कि नहीं, तो फिर क्या अन्य लोग जिन्होंने तलवार महाराष्ट्र में कभी ना कभी लहराई है, उन पर यह सरकार कार्रवाई करेगी? सवाल तो यह है। दूसरी बात, मनसे के जो प्रमुख हैं राज ठाकरे, उन्होंने तो खुली चुनौती दे दी
और उन्होंने कहा है 3 मई के बाद या तो लाउड स्पीकर हट जाएं, नहीं तो 3 मई के बाद जनता उनके साथ खड़ी हो और वो एक बिगुल फूकेंगे मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा चालू करने का। अब बहुत बड़ी चुनौती ये उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के अंदर मिली है। एक हिंदूवादी चेहरा जो खड़े हुए, राज ठाकरे जो खड़े हुए हैं, लोगों का कहना यह है महाराष्ट्र में कि जिस तरह की भाषा और जिस तरह के मुद्दे और जिस तरह का व्यवहार राज ठाकरे का है, उनके अंदर लोगों को बाला साहब ठाकरे की छवि दिखाई देती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हिंदुत्व का मुद्दा शिवसेना ने एक तरफ रख दिया, अब उस मुद्दे को आगे लागू करने के लिए राज ठाकरे आए हैं और उन्होंने अब तो यह भी बयान दे दिया कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता ये लागू होना चाहिए। इस बयान के बाद ये माना जा रहा है कि जो एमएनएस प्रमुख हैं वो बीजेपी के साथ आ रहे हैं और बीजेपी के साथ आकर के वो इस मुद्दे पर जरूर निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे सरकार के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई, एक हिंदूवादी मुद्दे को अपने पाले में करने के लिए करने जा रहे हैं। वंदे मातरम।